महान आवाजें और 3 दिल तोड़ देने वाले अलविदा। क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिरी वक्त में मुकेश, रफी और किशोर दा के साथ क्या हुआ था? वो सिर्फ गायक नहीं थे, वो हमारी धड़कनों की आवाज थे। 27 अगस्त 1976 से लेकर 13 अक्टूबर 1987 तक क्या आपने इन तारीखों का दर्द महसूस किया है? जिसने कहीं दूर जब दिन ढल जाए गाया, जिसने चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे गाया, और जिसने मेरे सपनों की रानी आज उनकी आखिरी सांस की कहानी सुनिए। दिल थाम के आवाजें आती हैं और चली भी जाती हैं, पर कुछ आवाजें हमेशा के लिए दिल में बस जाती हैं। मुकेश, रफी और किशोर दा, इनकी आखिरी शाम क्या कहती है, आइए सुनते हैं। मुकेश जी ने जाते जाते बेटे से क्या कहा था? रफी साहब ने आखिरी गाने के बाद कैसा इशारा किया? और किशोर दा ने अपनी मौत से कुछ घंटे पहले कौन सी फिल्म देखने की बात की थी? ये कहानी सिर्फ जानकारी नहीं, एक एहसास है। 27 अगस्त 1976। तारीख भले ही एक सामान्य दिन की तरह लगती हो, लेकिन भारतीय संगीत प्रेमियों के लिए ये दिन एक ऐसी स्याही से लिखा गया जिसे वक्त कभी मिटा नहीं सका। इस दिन हमने खो दिया एक ऐसी आवाज को जो दिलों की गहराई में उतरती थी, जिसने दर्द को भी सुरीला बना दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस महान गायक की जिनका नाम था मुकेश। जुलाई 27 का महीना था। मुकेश जी लता मंगेशकर के साथ एक म्यूजिकल ट्रूप में शामिल होकर अमेरिका गए। उन्हें वहां करीब 1 महीने तक लाइव परफॉर्मेंस करनी थी। 27 जुलाई को वो अमेरिका के लिए रवाना हुए और पूरे देश में उनके कॉन्सर्ट का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। मुकेश जी बेहद खुश थे। बेटे नितिन मुकेश भी उनके साथ थे। ये ट्रिप एक यादगार अनुभव बनने वाला था, लेकिन किसे पता था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। 27 अगस्त 1976, स्थान डेट्रॉइट, मिशिगन, अमेरिका। शाम के लगभग 4 बजे का वक्त था। मुकेश जी होटल के कमरे में अपने हारमोनियम के साथ रियाज कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें सीने में तकलीफ महसूस होने लगी। उनका चेहरा पीला पड़ गया, पसीना बहे जा रहा था, दर्द असहनीय हो गया। बेटे नितिन मुकेश घबरा गए। वो दौड़ते हुए पहुंचे हृदयनाथ मंगेशकर के पास, जो लता मंगेशकर के छोटे भाई थे। उस समय लता मंगेशकर के साथ बैठे थे। हांफते हुए, कांपती आवाज में नितिन बोले, पापा बुला रहे हैं। हृदयनाथ मंगेशकर तुरंत कमरे में पहुंचे। मुकेश दर्द से तड़प रहे थे। उन्हें लेटाया नहीं जा सकता था क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा था। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। जैसे ही डॉक्टर ने मुकेश को देखा, उन्होंने बिना देर किए कहा, यह हार्ट अटैक है, तुरंत अस्पताल ले चलिए। अब एक और परेशानी सामने थी। होटल की लिफ्ट खराब थी। 20वीं मंजिल से नीचे ले जाने के लिए व्हील चेयर मंगवाई गई। मुकेश जी को व्हील चेयर पर बैठाया गया। उनके हाथों को पट्टियों से कसकर बांधा गया ताकि वो रास्ते में गिर न जाएं। व्हील चेयर पर बैठे मुकेश और साथ में थे उनका बेटा नितिन मुकेश। एम्बुलेंस में जाते जाते मुकेश ने बेटे की तरफ देखा, धीरे से कहा, यह पट्टा खोल दो। नितिन ने पट्टा नहीं खोला, लेकिन उसे ढीला कर दिया। शायद कहीं ना कहीं वो समझ चुके थे कि ये बातचीत आखिरी हो सकती है। जब मुकेश जी को आईसीयू में ले जाया जा रहा था तो उन्होंने एक बार फिर बेटे की तरफ देखा, धीरे से हाथ उठाया, जैसे कह रहे हो, बेटा अलविदा। शाम के 4 बजे मुकेश इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। कहते हैं कॉन्सर्ट अधूरा रह गया था, लेकिन एक बेटे ने अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश पूरी की। नितिन मुकेश ने उसी रात वो कॉन्सर्ट किया। लता मंगेशकर के साथ मंच पर खड़े हुए। आंखों में आंसू थे, दिल दुख में डूबा था, लेकिन पिता के सम्मान के लिए उन्होंने गाना गाया। वो मंच सिर्फ संगीत का नहीं, बल्कि एक बेटे की श्रद्धांजलि का गवाह बना। कॉन्सर्ट के बाद लता मंगेशकर और नितिन मुकेश जी के पार्थिव शरीर को भारत लेकर आए। 30 अगस्त 1976 मुंबई में हजारों की भीड़ ने उन्हें अंतिम विदाई दी। हर आंख नम थी, हर दिल रो रहा था, क्योंकि एक ऐसा इंसान चला गया था जिसकी आवाज में रूह बसती थी। उन्होंने लगभग 1300 गीत गाए, पर उनकी गायकी की एक बात बहुत खास थी।
मुकेश जी ने जितने भी गीत गाए 95% हिट रहे, जो एक अनोखा रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड आज भी उनके नाम है। मुकेश अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज, उनकी विरासत, उनका संगीत हमेशा हमारे साथ रहेगा। उनके गाए गीत आज भी सुनते हैं तो दिल कह उठता है, जाने चले जाते हैं कहां दुनिया से जाने वाले। अब बात रफी साहब की। अपनी मौत से एक दिन पहले रफी साहब ने अपने गुरु संगीतकार नौशाद के साथ आखिरी गीत रिकॉर्ड किया। फिल्म थी हब्बा खातून। गीत के बोल थे, जिस रात के ख्वाब आए, ख्वाबों की रात आई, शर्मा के झुकी नजरें, होठों पे वो बात आई। इस खूबसूरत गीत को गाने के बाद रफी साहब नौशाद साहब से बोले, आज बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छा गीत गाने का मौका मिला। अब दिल करता है इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊं। और नौशाद जी के लाख कहने के बाद भी रफी साहब ने गीत के पैसे नहीं लिए। उसके दूसरे दिन 31 जुलाई सुबह रफी साहब ने सबसे पहले आसपास मूवी का गीत रिकॉर्ड किया, जिसके बोल थे, तेरे आने की आस है ए दोस्त, ये शाम क्यों उदास है ए दोस्त, जो रफी साहब का आखिरी गीत बना। फिर उन्होंने लक्ष्मी प्यारे को कहा, अब मैं जाता हूं। जबकि रफी साहब की ये आदत थी कि जाते वक्त कहते थे, फिर मिलते हैं। ये सुनकर प्यारे लाल जी को अजीब सा लगा। घर आकर रफी साहब को एक एल्बम के लिए रिहर्सल करनी थी, क्योंकि वो लोग कोलकाता से आए थे एक भक्ति एल्बम की रिहर्सल के लिए। लेकिन रफी साहब की तबीयत बिगड़ रही थी। फिर भी उन्होंने मेहमान को परेशानी ना हो इसलिए रिहर्सल पूरी की। लेकिन जैसे ही मेहमान संगीतकार चले गए, उनके सीने में हल्का दर्द शुरू हुआ। यह पहली चेतावनी थी, चलकर 3 हार्ट अटैक्स में बदल गई। दोपहर तक डॉक्टर घर पर आ चुके थे और बोले, हालत गंभीर है, अस्पताल ले जाना होगा। रफी साहब एम्बुलेंस में नहीं, अपनी कार से गए। पहले उन्हें माहिम के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां जरूरी पेसमेकर मशीन नहीं थी। शिफ्ट करते समय रास्ते में दूसरा अटैक आया। शाम को बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, लेकिन जब तक पेसमेकर बदला जाता बहुत देर हो चुकी थी। रात 10:10 पर तीसरा हार्ट अटैक आया और रफी साहब ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 1 अगस्त की सुबह उनका जनाजा निकला, लेकिन उस दिन बारिश कुछ और ही कह रही थी। आसमान भी मानो रो पड़ा था। हर तरफ सिर्फ छाते ही छाते थे और सड़कों पर एक सैलाब था उनके चाहने वालों का। शाम 6:30 पर जब उन्हें सुपुर्द ए खाक किया गया, बारिश थम गई, जैसे ऊपर से कोई कह रहा हो, अब रफी साहब आराम करें। उनकी आवाज चली गई, पर वो अल्फाज आज भी गूंजते हैं, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। अब बात किशोर दा की, कभी सबको हंसाने वाला एक कलाकार, जिसकी आवाज में जादू था, जिसका हर अंदाज जिंदगी से भरपूर था। उसी किशोर कुमार की जिंदगी का वो दिन जब सब कुछ थम गया। पर उससे पहले उस बात का जिक्र करना जरूरी है, जब किशोर दा को पहला अटैक आया था। बात 1981 की है, जब उनके बेटे अमित कुमार की कोलकाता की एक लड़की से शादी होने वाली थी। किशोर दा बहुत खुश थे। वो कहते थे, तेरी शादी के बाद हम सब लोग मुंबई छोड़कर अपने घर खंडवा चले जाएंगे, जहां किशोर दा पैदा हुए थे। ये शादी होती, उससे पहले पता चला कि जिस लड़की से शादी होनी थी वो पहले से शादीशुदा है। इस बात से किशोर दा को गहरा दुख पहुंचा। 27 जनवरी शादी की तारीख तय थी। वो जिद करके उसी दिन कोलकाता गई दूसरी लड़की देखने, और कोलकाता में ही उन्हें पहला अटैक आया। इलाज हुआ, वो ठीक तो हो गए, लेकिन तभी से अक्सर बीमार रहने लगे। 13 अक्टूबर 1987 ये तारीख उनके चाहने वालों के दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। उस दिन सुबह सुबह कुछ अजीब सा महसूस हुआ। लीना चंदावरकर, किशोर दा की पत्नी, ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सुबह जब उन्होंने किशोर दा को देखा तो
तो उनका चेहरा पीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था मानो गहरी नींद में खो गए हों या किसी और ही दुनिया में चले गए हों। जैसे ही लीना उनके पास गई, किशोर दा की आंखें खुली। वो मुस्कुराए और बोले, क्या तुम डर गईं? आज मेरी छुट्टी है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खास प्लान हो आज के लिए। वो दिन उनका आखिरी था, लेकिन किसे पता था? उन्हें कुछ अंदाजा तो था, लेकिन उन्होंने अपने डर को, अपनी बेचैनी को अपनी हंसी के पीछे छिपा लिया। उस दिन उन्होंने घर पर कई बैठकों में हिस्सा लिया। कामकाज, बातचीत, सब कुछ सामान्य लग रहा था। दोपहर को लंच करते वक्त उन्होंने लीना से कहा, आज भाई का जन्मदिन है। उन्होंने अपने भाई अशोक कुमार जी को फोन किया और कहा, भाई आज आपका जन्मदिन है, हम सब बाहर ही खाना खाएंगे, आप आना, पूरा परिवार साथ में होगा। उस दिन वो सुबह से ही बहुत खुश थे। शाम को हम रिवर ऑफ नो रिटर्न फिल्म देखेंगे। नाम ही कितना प्रतीकात्मक है, रिवर ऑफ नो रिटर्न, वो नदी जिससे कोई वापस नहीं लौटता। शायद ये कोई संकेत था। थोड़ी देर बाद लीना को एक आवाज सुनाई दी। किशोर दा अगले कमरे में कुछ फर्नीचर खिसका रहे थे। लीना को चिंता हुई। वो देखने गईं और जो उन्होंने देखा वो उनकी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। किशोर कुमार बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनका चेहरा बेचैन था। उन्होंने घबराकर कहा, मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, दिल का दौरा पड़ेगा। ये उनके जीवन की आखिरी पंक्तियां थीं। उनकी आंखें खुली हुई थीं, सांसें फूल रही थीं। लीना को लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, क्योंकि किशोर दा अक्सर हंसी में ही हर गंभीर बात को बदल देते थे। लेकिन इस बार वो मजाक नहीं था। किशोर दा जा चुके थे। उनकी वो मस्ती, वो पागलपन, वो जिंदा दिली उस दिन हमेशा के लिए खामोश हो गई। जिंदगी ने एक ऐसा कलाकार हमसे छीन लिया जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। वो हंसाता भी था, रुलाता भी था, और आज भी उसकी आवाज हमारे दिलों में गूंजती है। किशोर दा, आप हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो के लिए धन्यवाद।